नमस्कार। आज हम 5वीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वीणा के पाठ 6 चतुर चित्रकार के प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ को पढ़ा व समझा था। अगर किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें ताकि आप इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ पाएं। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बातचीत के लिए। चित्रकार की कौन सी विशेषता आपको सबसे अच्छी लगी और क्यों? आपको इस प्रश्न के उत्तर में बताना है कि इस पाठ में जो चित्रकार था उसकी आपको कौन सी विशेषता या गुण जो है सबसे अच्छा लगा और उसका कारण भी बताना है। तो उत्तर है, मुझे चित्रकार का धैर्य और चतुराई सबसे अच्छी लगी। संकट के समय घबराने की बजाय उसने तुरंत बुद्धि लगाई और शेर को बहला फुसलाकर अपनी जान बचा ली। यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि चित्रकार जो है घबराया नहीं, उसने धैर्य से सहन शक्ति से काम लिया और अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, अपनी चतुराई का प्रयोग करते हुए शेर को बहला फुसलाकर अपनी जान बचाई। फिर अगला प्रश्न है, शेर ने चित्रकार को कायर डरपोक कहा। क्या आपको लगता है कि चित्रकार वास्तव में कायर और डरपोक था या वह चतुर और समझदार था? अपने उत्तर का कारण बताइए। तो उत्तर है, मुझे नहीं लगता कि चित्रकार कायर था। कायर यानी कि डरपोक था। वह तो बहुत चतुर और समझदार था। अगर वह कायर होता तो डर कर वहीं बैठा रहता और शेर का शिकार बन जाता। लेकिन उसने अपनी समझदारी और चतुराई से संकट से निकलने का रास्ता ढूंढ लिया। इसलिए जो चित्रकार है वो कायर और डरपोक नहीं था बल्कि चतुर और समझदार था। अगला प्रश्न, आपके अनुसार ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जिनका निरंतर अभ्यास करने से उनमें कुशलता बढ़ जाती है? हमें बताना है कि ऐसे कौन कौन से काम हैं, कार्य हैं जिनका हम अगर लगातार अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं तो हमें उसमें हम कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। तो उत्तर है चित्रकला, ड्राइंग और पेंटिंग। ठीक है, जितना आप उसका अभ्यास करेंगे चित्रकला का उतनी आपकी ड्राइंग जो है वो बेहतर होगी। संगीत, गाना और बजाना। ठीक है, संगीत सीखने के लिए भी हमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तभी हमें लय का, सुर का, ताल का ज्ञान होता है। खेल कूद जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी। पढ़ाई और लिखाई, उसमें भी अगर हम लिखने का अभ्यास करेंगे, पढ़ने का अभ्यास करेंगे तो हम उसमें बेहतर हो सकते हैं। नृत्य यानी कि डांस। अब अगर हम डांस की प्रैक्टिस करते हैं तो हम डांसर बन सकते हैं, उसमें निपुणता हासिल कर सकते हैं। हस्तकला या कोई भी काम। हस्तकला यानी कि हाथ से बनाई जाने वाली कोई भी वस्तु या उसकी कला। ठीक है, या किसी भी प्रकार की कोई भी कला है, उसमें अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं तो हम उसमें कुशलता प्राप्त कर सकते हैं। कहने का अर्थ है हम उस कार्य में और बेहतर हो सकते हैं। नियमित अभ्यास से इंसान हर काम में निपुण हो जाता है। फिर अगला प्रश्न है, यदि झील के किनारे नाव ना होती तो चित्रकार शेर से अपनी जान बचाने के लिए क्या उपाय करता? तो उत्तर है, यदि झील के किनारे नाव ना होती, कि अगर नाव ना होती तब चित्रकार शेर से अपनी जान बचाने के लिए क्या योजना बनाता, क्या उपाय करता? तो क्या करता वो? तो चित्रकार पेड़ पर चढ़कर, किसी गुफा या झाड़ियों में छिपकर, किसी ऊंची जगह पर जाकर जहां शेर ना पहुंच सके, या चतुराई से शेर को दूसरी ओर घुमाकर भागकर अपनी जान बचाता। यानी नाव ना होने पर भी वह अपनी चतुराई और समझदारी से जान बचाने का रास्ता खोज लेता। अब अगला प्रश्न है पाठ से।
नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तरों पर तारे का चित्र बनाइए। तो आपको प्रश्न दिए गए हैं और उसके 4-4 ऑप्शंस दिए गए हैं। जो भी सही ऑप्शन है, सही उत्तर है, उसी के सामने आपको तारे का चित्र बनाना है। तो प्रश्न है, चित्रकार ने जंगल के किस स्थान पर चित्र बनाना शुरू किया? तो ऑप्शन है नदी के किनारे, सुनसान जगह, पेड़ों के नीचे या पहाड़ की चोटी पर। तो क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर? सुनसान जगह। ठीक है, जैसा कि हमने पाठ में भी पढ़ा है कि सुनसान जगह में चित्रकार चित्र बना रहा था, है ना। फिर अगला प्रश्न है, यमराज का मित्र किसे कहा गया है? शेर को, चित्रकार को, नाविक को या शिकारी को? तो उत्तर है शेर को। तो उसके सामने तारा का चिन्ह बनाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, चित्रकार ने शेर से अपने प्राण कैसे बचाए? धैर्य और चतुराई से, क्रोध और शक्ति से, डर और घबराहट से या अहंकार और गर्व से? तो सही उत्तर है धैर्य और चतुराई से। फिर अगला प्रश्न है, चित्रकार ने शेर को पीठ फेर कर बैठने के लिए क्यों कहा? ऑप्शन है ताकि वह शेर की पीठ का चित्र बना सके, ताकि वह भागने की योजना पूरी कर सके, ताकि शेर आराम से बैठ सके या ताकि शेर के साथ आंख मिचौनी खेल सके। तो सही उत्तर है कि ताकि वह भागने की योजना बना सके, प्लानिंग कर सके, क्योंकि उसे तो अपनी जान बचानी थी, इसीलिए चित्रकार ने शेर को पीठ फेर कर बैठने के लिए कहा। अगला प्रश्न देखिए, सोचिए और लिखिए से। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो प्रश्न है, चित्रकार जिस वातावरण में चित्र बना रहा था उसका वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, चित्रकार सुनसान और शांत जगह पर बैठकर चित्र बना रहा था। वहां नदी, पहाड़, पेड़ पौधे और प्राकृतिक सौंदर्य था। यह वातावरण एकांत और चित्रकला के लिए उपयुक्त था, यानी बिल्कुल सही था, क्योंकि वातावरण कैसा था? बिल्कुल शांत था, चारों ओर प्राकृतिक सुंदरता थी। फिर अगला प्रश्न है, चित्रकार ने शेर को जंगल में चित्रकला का अभ्यास करने के लिए क्यों कहा होगा? तो उत्तर है, चित्रकार ने मजाक और व्यंग्य में शेर से ऐसा कहा। उसका अर्थ था कि अब तुम ही कलम और कागज रख लो और जंगल में बैठकर अभ्यास करो, क्योंकि वह खुद तो अपनी जान बचाने के लिए भाग निकला था। फिर अगला प्रश्न है, आपको इस कविता की कौन सी घटना सबसे रोचक लगी? तो उत्तर है, मुझे सबसे रोचक घटना वह लगी जब चित्रकार ने शेर से कहा कि अब मुंह उधर कर लो, और खुद चुपचाप नाव पकड़कर भाग निकला। यह घटना बहुत ही चालाकी और हास्य से भरी हुई थी। अगला प्रश्न है, चित्रकार ने शेर से बचने के लिए क्या किया? तो उत्तर है, चित्रकार ने शेर को बहलाकर चित्र बनवाने का नाटक किया। उसने शेर से पीठ फेरने को कहा और मौके का फायदा उठाकर झील किनारे रखी नाव में बैठकर भाग गया। अगला प्रश्न है, अनुमान और कल्पना से। चित्रकार ने शेर को जंगल के सरदार नाम से क्यों पुकारा होगा? तो उत्तर है, क्योंकि शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। उसकी ताकत और गरिमा को देखते हुए चित्रकार ने डरते डरते उसे सम्मानपूर्वक जंगल का सरदार कहा, ताकि शेर खुश हो जाए और उस पर हमला ना करे। फिर अगला प्रश्न देखिए, यदि चित्रकार जंगल में रुक जाता और शेर से मित्रता करने का प्रयत्न करता तो क्या होता? प्रयत्न यानी कि कोशिश। तो उत्तर है, यदि चित्रकार शेर से मित्रता करने का प्रयास करता तो हो सकता है, अब मित्रता का क्या अर्थ होता है? दोस्ती। शेर उसे नुकसान ना पहुंचाता, कि अगर वो उससे दोस्ती करने का प्रयास करता, कोशिश करता, तो हो सकता है कि शेर उसे नुकसान ना पहुंचाता और उसकी बात मान लेता। लेकिन यह भी संभव था कि शेर भूखा होता तो वह उस पर हमला कर देता। अर्थात यह प्रयास जोखिम भरा होता, कि उसकी ये कोशिश जो है वो जोखिम भरी होती।
अगला प्रश्न, यदि शेर को भी चित्रकला में रुचि होती तो वह कौन से चित्र बनाना पसंद करता? उत्तर है, यदि शेर को चित्रकला में रुचि होती, इंटरेस्ट होता, तो वह जंगल के अन्य जानवरों, हिरन, हाथी, बंदर के चित्र, शिकार करते हुए दृश्यों के चित्र, पेड़ पौधों और अपनी गुफा के चित्र या फिर अपनी दहाड़ और शक्ति को दिखाने वाले चित्र बनाना पसंद करता। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखिए, यदि चित्रकार के स्थान पर आप होते तो शेर से बचने के लिए क्या करते? तो उत्तर है, अगर मैं चित्रकार की जगह होता तो पहले शेर को किसी बहाने से व्यस्त रखता, बिजी रखता, फिर मौका देखकर किसी सुरक्षित जगह पर भाग जाता, पेड़ पर चढ़ जाता या झाड़ियों में छिप जाता, और अगर नाव होती तो चित्रकार की तरह जल्दी जल्दी भाग निकलता। अगला प्रश्न है भाषा की बात। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इनमें छिपे मुहावरे पहचानिए और उनके नीचे रेखा खींचिए। तो पहली पंक्ति है, उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। इसमें मुहावरा क्या है? होश उड़ जाना, यानी उड़ गए होश, ये क्या है? मुहावरा। अगली पंक्ति, नदी, पहाड़, पेड़ पत्तों का रह न गया कुछ जोश। तो ये है मुहावरा, रह न गया कुछ जोश, यानी कि जोश ना रहना। फिर अगली पंक्तियां, चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर के सांस। तो यहाँ पर मुहावरा है जी भर के सांस लेना। ठीक है, फिर अगली पंक्तियां, इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चोर। तो यहाँ पर दो मुहावरे हैं, धोखा खाना और झुंझलाहट में चोर। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, अब इन मुहावरों का प्रयोग करते हुए अपने मन से नए नए वाक्य बनाइए। अब हमें इन्हीं मुहावरों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। तो देखिए, जैसे हमारे पास पहली पंक्ति थी, उसे देखकर चित्रकार के तुरंत उड़ गए होश। तो इससे मुहावरा बना होश उड़ना। फिर अगली पंक्ति, नदी, पहाड़, पेड़ पत्तों का रह न गया कुछ जोश। तो इससे बना मुहावरा जोश खत्म होना। फिर अगली पंक्ति थी कि चित्रकार ने नाव पकड़कर ली जी भर के सांस। तो यहाँ मुहावरा बनता है जी भर के सांस लेना। फिर अगली पंक्ति, इधर शेर था धोखा खाकर झुंझलाहट में चोर। तो यहाँ पर धोखा खाना और झुंझलाहट में चोर, दो मुहावरे बनते हैं। अब हमें इन्हीं मुहावरों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने हैं। तो होश उड़ना का बनेगा, जैसे ही उसने सांप को देखा उसके तो होश ही उड़ गए। फिर अगला मुहावरा, जोश खत्म होना, मैच हारते ही खिलाड़ियों का सारा जोश खत्म हो गया। फिर अगला मुहावरा, जी भर के सांस लेना, परीक्षा खत्म होते ही मैंने जी भर के सांस ली। फिर अगला मुहावरा, धोखा खाना, लालच में आकर वह व्यापारी से धोखा खा गया। अगला मुहावरा है झुंझलाहट में चूर, बार बार बिजली जाने से लोग झुंझलाहट में चूर हो गए। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 3, नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। इतने ही में वहां आ गया यमराजा का मित्र, चित्रकार चुपके से खिसका जैसे कोई चोर, जल्दी जल्दी नाव चलाकर निकल गया वह दूर। इन पंक्तियों में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची गई है वे क्रिया शब्द हैं, जिन्हें आने या जाने के कार्य को बताने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो रेखांकित शब्द आप देख रहे हैं, आ गया, खिसका, निकल गया। तो ये सभी क्या हैं? क्रिया शब्द हैं। ठीक है, जैसे आ गया, यहाँ पर आने की क्रिया हो रही है, खिसका जाने की क्रिया हो रही है, निकल गया, ठीक है, यहाँ पर भी जाने की क्रिया हो रही है। आ गया शब्द का प्रयोग अचानक आने को दर्शाने के लिए किया गया है। खिसका शब्द धीरे धीरे हटने या बिना किसी को पता लगे जाने का भाव प्रकट करता है। निकल गया शब्द तेजी से दूर जाने का संकेत देता है। ठीक है, आ गया से क्या पता लग रहा है कि जैसे कोई अचानक आ गया। ठीक है, खिसका कोई बिना बताए चुपके से धीरे से खिसक गया है, और निकल गया शब्द बता रहा है कि तेजी से दूर जाने का संकेत मिल रहा है इससे हमें। ठीक है, आने और जाने के कार्य को बताने के लिए
इसी प्रकार के अनेक क्रिया शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे दिए गए ऐसे ही क्रिया शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मन से वाक्य बनाइए। तो यहाँ है आने के लिए क्रिया शब्द और यहाँ जाने के लिए क्रिया शब्द। तो हमें शब्द दिए गए हैं, हमें उनके वाक्य बनाने हैं। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखेंगे तो आपको एक एक उदाहरण दिया गया है। ये वाला उदाहरण आपको पाठ में ही मिल जाएगा। आना, वह मेरे पास आया। और जाने के लिए क्रिया शब्द है निकल पड़ना, मैं साहसिक यात्रा के लिए निकल पड़ा। फिर आना के लिए दूसरा शब्द है पहुंचना, राम समय पर विद्यालय पहुंच गया। जाने के लिए रवाना होना, सैनिक सीमा की ओर रवाना हुए। फिर आने के लिए दिया गया है अगला क्रिया शब्द दाखिल होना, अध्यापक कक्षा में दाखिल हुए। और जाने के लिए दिया गया है उड़ना, पक्षी पेड़ से उड़कर दूर चले गए। फिर अगला शब्द है आने के लिए क्रिया शब्द प्रवेश करना, सूरज ने अंतरिक्ष में प्रवेश किया। और जाने के लिए क्रिया शब्द है फिसलना, बारिश में वह फर्श पर फिसल गया। फिर अगला देखिए, आने के लिए क्रिया शब्द उपस्थित होना, सभी छात्र पुरस्कार वितरण समारोह में उपस्थित हुए। पुरस्कार वितरण समारोह यानी कि जहाँ पर प्राइज डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बांटे जा रहे हो, ठीक है। और खिसकना शब्द जाने के लिए प्रयोग में लाया गया है, चोर धीरे धीरे खिसककर अंधेरे में गायब हो गया। तो इस तरह से आपको इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाने थे। फिर अगला प्रश्न देखिए, फिर उसको कुछ हिम्मत आई, देख उसे चुपचाप। उपर्युक्त पंक्ति को ध्यान से देखिए। यहाँ जिन शब्दों को रेखांकित किया गया है वे शब्द संज्ञा शब्दों क्रमशः चित्रकार और शेर के लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो ये देखिए रेखांकित शब्द उसको, उसे। तो यहाँ पर उसको और उसे शब्द जो हैं वो चित्रकार और शेर के लिए प्रयोग में लाए गए हैं। तो चित्रकार और शेर क्या हैं, वो संज्ञा शब्द हैं और उनके स्थान पे हमने उसको और उसे शब्द को अगर लिखा है तो वो क्या हुए, सर्वनाम। आप जानते ही होंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले ऐसे शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे सीता एक अच्छी लड़की है, वह रोज स्कूल जाती है। पहले हमने सीता का नाम का प्रयोग किया कि सीता एक अच्छी लड़की है। फिर हमने क्या लिख दिया, वह रोज स्कूल जाती है। सीता के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, वह। तो सीता क्या है, एक संज्ञा शब्द है और वह क्या है, सर्वनाम है, ठीक है। अब नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित संज्ञा शब्दों को हटाकर उचित सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कीजिए। अब हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो पहला उदाहरण आपके पास पाठ्य पुस्तक में ही आपको मिल जाएगा। फिर शेर को चुपचाप देखकर चित्रकार को कुछ हिम्मत आई। अब देखिए, शेर को और चित्रकार जिनके नीचे रेखा खींची गई है, ये क्या है, संज्ञा शब्द हैं। अब हमें इनके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करना है, ठीक है। तो वाक्य क्या बनेगा, फिर उसे चुपचाप देखकर, किसे, शेर को चुपचाप देखकर उसको कुछ हिम्मत आई, किसको, चित्रकार को। तो शेर के स्थान पर हमने क्या प्रयोग में लाया, शेर की जगह पे लिख दिया हमने उसे और चित्रकार की जगह पर लिख दिया हमने उसको। अब अगला देखिए, चित्रकार जल्दी जल्दी नाव चलाकर दूर निकल गया। डैश जल्दी जल्दी नाव चलाकर दूर निकल गया। अब हमें चित्रकार की जगह पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करना है। तो क्या लिखेंगे हम, वह जल्दी जल्दी नाव चलाकर दूर निकल गया। अगला देखिए, चित्रकार नाव में बैठ गया। अब हमें चित्रकार के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो हम क्या लिखेंगे, डैश नाव में बैठ गया। तो वह लिखेंगे चित्रकार की जगह, वह नाव में बैठ गया। अगला देखिए, शेर बहुत गुस्से में था। अब शेर एक संज्ञा शब्द है तो उसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, वह बहुत गुस्से में था, ठीक है।
अगला देखिए, चित्रकार और शेर के बीच वार्तालाप हुआ, डैश के बीच वार्तालाप हुआ। अब हमें चित्रकार और शेर, जो कि संज्ञा शब्द हैं, दोनों के लिए सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो हम क्या लिखेंगे? उन के बीच वार्तालाप हुआ। वार्तालाप यानी कि बातचीत हुई। अगला प्रश्न है कविता से कहानी। चतुर चित्रकार, कविता में आपने शेर और चित्रकार की कहानी का आनंद लिया। अब इस कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। कहानी अपने शब्दों में, तो आप लिखेंगे, एक बार एक चित्रकार सुनसान जगह में बैठकर चित्र बना रहा था। अचानक वहां शेर आ गया। शेर को देखकर चित्रकार बहुत डर गया, लेकिन उसने तुरंत हिम्मत जुटाई और शेर से कहा कि आप बैठ जाइए, मैं आपका सुंदर चित्र बना दूं। शेर भोलेपन से पांव समेटकर बैठ गया। चित्रकार ने कहा, चित्र का सामने का भाग पूरा हो गया है, अब आप पीठ फेर कर बैठिए। शेर ने वैसा ही किया। चित्रकार मौका पाकर चुपके से झील किनारे खिसक गया और नाव में बैठकर तेजी से दूर चला गया। शेर को जब यह बात समझ आई तो वह धोखा खाने पर बहुत झुंझलाया। उसने गुस्से में कहा, कम से कम अपनी कलम और कागज तो ले जाता है डरपोक। इस पर चित्रकार ने हंसते हुए उत्तर दिया, आप ही इन्हें रखिए और जंगल में चित्रकला का अभ्यास कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, इस कहानी के अंत में चित्रकार नाव में बैठकर दूर चला जाता है। अपनी कल्पना से इस कहानी का अंत बदलकर लिखिए। उदाहरण के लिए आपको यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं। चित्रकार शेर से मित्रता कर लेता, कि अगर चित्रकार शेर से दोस्ती कर लेता, या शेर चित्र बनाने में चित्रकार की सहायता करता। दोनों ही स्थितियां आपको दी गई हैं कि यदि चित्रकार शेर से मित्रता कर लेता तब अंत कैसा होता। चित्रकार ने डरने की बजाय शेर से कहा, तुम मेरे मित्र बन जाओ, मैं तुम्हारा सुंदर चित्र रोज बनाऊंगा। शेर उसकी बातों से प्रसन्न हो गया, खुश हो गया और उसने चित्रकार को अपना साथी बना लिया। दोनों में मित्रता हो गई और चित्रकार निडर होकर यानी बिना डर के जंगल में आने लगा। ठीक है, तो यदि चित्रकार शेर से मित्रता कर लेता तो इस कहानी का अंत इस प्रकार होता, और यदि शेर चित्र बनाने में सहायता करता, किसकी? चित्रकार की, तब अंत कैसा होता। शेर चित्रकार के पास बैठा और बोला, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे भी चित्रकला सीखने दो। चित्रकार हंस पड़ा और उसे कागज कलम दे दिए। शेर अपने ताकतवर पंजों से पेड़ों और जानवरों के चित्र बनाने लगा। इस तरह चित्रकार और शेर मिलकर जंगल को चित्रों से भरने लगे। अगला प्रश्न है बातचीत। नीचे दी गई शेर और चित्रकार के मध्य बातचीत को अपनी कल्पना से पूरा कीजिए। तो यहाँ पर शेर और चित्रकार की बातचीत को आपको लिखना है। जैसे चित्रकार कहता, अरे जंगल के राजा, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं। तो इस तरह से आप चित्रकार और शेर की बातचीत लिख सकते हैं। जैसे चित्रकार कहता है, अरे जंगल के राजा, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं। फिर शेर कहता है, मैं अपना चित्र बनवाने के लिए चुपचाप बैठा हूँ। फिर चित्रकार, अच्छा, तो क्या आपको अपना चित्र बनवाना अच्छा लगता है। शेर कहता है, हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा चित्र देखकर सब समझ जाएं कि मैं ही जंगल का सरदार हूँ। फिर चित्रकार कहता है, ठीक है, लेकिन जरा मुंह उधर दूसरी ओर कर लीजिए, तभी चित्र पूरा होगा। फिर शेर कहता है, ध्यान रहे, मेरा चित्र बहुत ही बढ़िया बनना चाहिए। फिर चित्रकार कहता है, हाँ हाँ, आप चिंता ना करें, आपका यह चित्र देखकर सब आपकी प्रशंसा करेंगे, यानी कि तारीफ करेंगे। अगला प्रश्न है तुलना। चित्रकार और शेर की विशेषताओं की तुलना कीजिए और उचित स्थान पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर हमें कुछ गुण दिए गए हैं। जो गुण चित्रकार में दिखे उसके सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है। अगर वो गुण आपको शेर में दिखते हैं तो शेर के सामने आपको सही का चिन्ह लगाना है। तो जैसे पहला उदाहरण दिया गया है, बुद्धिमान। ठीक है, तो बुद्धिमान चित्रकार था तो उसके सामने टिक लगाया गया है। फिर अगला गुण है
शक्तिशाली, तो शक्तिशाली कौन होता है? शेर होता है, तो शेर के सामने लगाएंगे। डरपोक, डरपोक कौन था? दोनों में से कोई भी डरपोक तो नहीं था, ठीक है, तो यहाँ पर आप कांटा लगा सकते हैं, ठीक है। फिर चतुर कौन था? चतुर चित्रकार था। डरावना शेर था। साहसी चित्रकार था। भोला, भोला कौन था? अगर हम पाठ में कविता को ध्यान में रखते हुए देखें तो शेर जो है वो भोला था, जो चित्रकार की बातों में आ गया, ठीक है। अगला देखिए जिज्ञासु, जिज्ञासु यानी कि जिसमें जानने की इच्छा हो, ठीक है, तो आप चित्रकार पर इसका टिक लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है पाठ से आगे। चित्रकार अपनी चतुराई का प्रयोग करके संकट से बच गया था। क्या कभी आपने किसी संकट का सामना करने के लिए अपनी चतुराई दिखाई है? उस अनुभव को कक्षा में साझा कीजिए। तो उत्तर है, एक बार स्कूल जाते समय अचानक बहुत तेज बारिश आ गई। मेरे पास छाता नहीं था और अगर वापस घर जाकर छाता लाता तो देर हो जाती स्कूल जाने के लिए, ठीक है। मैंने तुरंत पास की एक दुकान के सामने खड़े होकर प्लास्टिक बैग मांगा और उससे अपने बैग और किताबों को ढक लिया। फिर धीरे धीरे दौड़ते हुए स्कूल पहुंचा। इस तरह मैंने अपनी चतुराई से किताबें भी बचा ली और समय पर स्कूल भी पहुंच गया। फिर अगला प्रश्न देखिए, क्या आपने कभी किसी की संकट में सहायता की है? बताइए कि आपने कैसे सहायता की थी। तो उत्तर है, एक बार मेरा मित्र खेलते समय गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई। बाकी बच्चे डर गए, लेकिन मैंने तुरंत पानी लाकर उसके घाव को साफ किया और शिक्षक को बुलाया, शिक्षक यानी कि टीचर को बुलाया। बाद में उसे प्राथमिक उपचार मिला। मेरे मित्र ने कहा कि मेरी मदद से उसका दर्द जो है वो कम हो गया। प्राथमिक उपचार यानी कि उसे फर्स्ट एड दी गई। फिर अगला प्रश्न है चित्रकार का विद्यालय। कल्पना कीजिए कि चित्रकार ने जंगल में एक चित्रकला विद्यालय खोला है। विद्यालय यानी कि स्कूल। आप इस विद्यालय का कोई नाम सुझाइए और इसके बारे में कुछ वाक्य अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। तो आप विद्यालय को नाम दे सकते हैं जंगल कला निकेतन, ठीक है, और इसके बारे में लिख सकते हैं कि यहाँ हर जानवर चित्रकला सीख सकता है। रंग, ब्रश और चारकोल से चित्र बनाना सिखाया जाएगा। चित्र बनाकर अपनी कल्पना और भावनाओं को व्यक्त करना सीखा जाएगा। व्यक्त करना यानी कि एक्सप्रेस करना, अपने भावों को बताना, दूसरों के सामने रखना। फिर अगला प्रश्न है, इस विद्यालय के बारे में एक आकर्षक विज्ञापन बनाइए जिसे पढ़कर जंगल के पशु पक्षियों में इस विद्यालय में प्रवेश लेने की इच्छा जाग जाए। प्रवेश यानी कि एडमिशन लेने की, ठीक है। जैसे प्रवेश जारी है, एक अनोखा विद्यालय आपके पड़ोस में, आइए और सीखिए। तो हमें विज्ञापन बनाना है। तो विज्ञापन किस तरह से? ध्यान दें, जंगल कला निकेतन, ठीक है, ये तो हो गया विद्यालय का नाम। यहाँ पर शेर, हाथी, हिरन, खरगोश, तोता सबका स्वागत है। प्रवेश जारी है कि एंट्री जारी है। यहाँ सिखाया जाएगा क्या क्या? रंगों का जादू, रेखाओं का खेल और सुंदर चित्र बनाने की कला। आइए और अपनी कल्पना को दीजिए पंख। स्थान, हरे भरे पेड़ों के बीच, नदी किनारे। और समय, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। कि कब तक खुला रहेगा ये स्कूल? जब सूरज निकलता है, ठीक है, और शाम तक, जब तक सूरज जो है ढल नहीं जाता। तो इस तरह से आप विज्ञापन बना सकते हैं। अगला प्रश्न है खोजबीन। अपने अभिभावकों के साथ पशु पक्षियों से संबंधित भारतीय वृत्त चित्र डॉक्यूमेंट्री देखिए और उससे प्राप्त जानकारी कक्षा में साझा कीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं करेंगे।
फिर अगला प्रश्न है जंगल में शांति और सुरक्षा। मान लीजिए शेर और चित्रकार अच्छे मित्र हैं, वे चाहते हैं कि जंगल में सुख शांति रहे। आप उन्हें जंगल में शांति के लिए क्या उपाय सुझाएंगे? कम से कम 3 सुझाव अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। जैसे कि ऐसे उपाय सोचिए जिनसे जंगल के पेड़ पौधे, हवा, पानी और पशु पक्षी सुरक्षित रहें। जंगल में शांति और सुरक्षा के उपाय। तो पहला है पेड़ पौधों की रक्षा करना। जंगल के पेड़ नहीं काटना और नए पेड़ लगाना ताकि सभी जीवों को स्वच्छ हवा और पर्याप्त भोजन मिल सके। दूसरा, नदी, तालाब और हवा को साफ रखना। पानी में गंदगी ना फैलाना और जंगल की हवा को प्रदूषित ना करना ताकि सभी जानवर और पक्षी स्वस्थ रहें। फिर तीसरा, पशु पक्षियों की सुरक्षा करना। किसी भी जानवर का शिकार ना करना और सभी जीवों को उनके घरों यानी बिल और घोंसले में सुरक्षित रहने देना। इस तरह जंगल में शांति, मित्रता और संतुलन बना रहेगा। अगला प्रश्न है पुस्तकालय से अपने शिक्षक की सहायता से पंचतंत्र अथवा हितोपदेश में से उन कहानियों को ढूंढिए जिनमें पशु पक्षियों और मनुष्यों के मध्य संवाद हो। पशु पक्षियों और मनुष्यों के मध्य यानी कि उनके बीच में संवाद यानी कि बातचीत हो, ठीक है, डायलॉग्स हों। जैसे यहाँ आपको उदाहरण दिया गया है पंचतंत्र की कहानियां, जिसमें पशु पक्षी और मनुष्यों के संवाद हैं, ठीक है। सिंह और खरगोश का, इसमें खरगोश अपनी बुद्धि से शेर को धोखा देता है और अपनी जान बचाता है। दूसरी कहानी है बंदर और मगरमच्छ की, जिसमें बंदर और मगरमच्छ आपस में खूब बातें करते हैं। मगरमच्छ की चालाकी और बंदर की बुद्धि सामने आती है। तीसरा है कौवा और सांप की कहानी। इसमें कौवा और उसकी पत्नी मनुष्य की सहायता लेते हैं और योजना बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। और हितोपदेश की कहानियों में है नीलकंठ पक्षी और अन्य पशु की कहानी, रंग बदलकर धोखा देने वाली कहानी, ठीक है। गधा और शेर की खाल, गधे और मनुष्यों के बीच मजेदार संवाद होते हैं। तीसरा है कबूतर और चूहे की कहानी, कबूतर जाल में फंसते हैं और चूहा उनसे बात कर मदद करता है। इन कहानियों में पशु पक्षियों को मानव की तरह बोलते और सोचते हुए दिखाया गया है ताकि पाठक को शिक्षा मिले, ताकि पढ़ने वालों को इन कहानियों को पढ़कर क्या मिले? शिक्षा मिले। अब अगला प्रश्न है आज की पहेली। चित्रकार जिस जंगल में गया था वहां कौन कौन से पेड़ हो सकते थे? आइए इस पहेली से पता लगाते हैं। इस पहेली को इसी कविता के कवि ने रचा है। अपने समूह में मिलकर पहेली बूझिए। तो पढ़ते हैं पहेली। बाबूलाल, मदन, मुरलीधर, ईलाचंद्र, खूबलाल, गिरिजा शंकर, बेनी माधव, दंडपाणि, यशपाल, गणपति, काशीराम, कलापी, टहलराम, घनश्याम लेकर गए एक से दुने, कितने थे कुल आम? अब हमें बताना है कि कुल कितने आम थे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं हमें, तो कितने नाम हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कुल 14 व्यक्तियों के नाम हमें दिए गए हैं, ठीक है। और एक से दुने लेकर गए हैं, जो भी लेकर गया है एक से दुने। मान लीजिए अगर बाबूलाल 1 आम लेकर गया है तो मदन 2 लेके गया है। फिर मुरलीधर इससे भी ज्यादा यानी 4 लेके गया है, यानी सब एक से दुने लेकर गए हैं, यानी दुगने आम लेकर गए हैं, ठीक है। तो हमें इस पहेली को बूझते हुए कुल आम बताने हैं कि कुल कितने आम थे, ठीक है। अगर बाबूलाल 1 आम ले गया है और मदन फिर कितने ले जाएगा? उससे दुगने यानी कि 2 आम। फिर मुरलीधर कितने ले जाएगा? 2 के दुगना कितना आएगा? 2 और 2 4। फिर ईलाचंद कितने ले जाएगा? 4 का दुगना कितना होगा? 4 और 4 8। 8 का दुगना खूबलाल ले गया 16। 16 का दुगना
32, 32 का दुगना 64, 64 का दुगना 128, 128 का दुगना 256। ठीक है, फिर गणपति ले गया 256 के दुगने यानी कि 512, काशीराम 512 का दुगना यानी कि 1024, कलापी ले गया 1024 के दुगने यानी कि 2048, टहल राम ले गया 2048 का भी दुगना यानी कि 4096, और घनश्याम ले गया 4096 के भी दुगने आम यानी कि 8192। तो अब आपको इन सभी का जोड़ करना है। ठीक है, इन सभी को टोटल करना है, जोड़ करना है। ठीक है, इन सभी का जो टोटल आएगा, इन सभी को जोड़कर जो उत्तर आएगा वो आपके पास आएगा 16,383। तो कुल आम कितने थे? 16,383। ठीक है, आप खुद बेशक इसे टोटल करके जोड़ के देख लीजिएगा। अब अगली पहेली, ऊपर दी गई कविता में 12 पेड़ों के नाम छिपे हैं, उन नामों को ढूंढिए। जैसे गणपति, कलापी और टहलराम शब्दों में से पीपल निकलता है। कोई कोई एक अक्षर कई नामों के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है। ठीक है, तो आपको ऊपर जो नाम दिए गए हैं, 14 नाम दिए गए हैं, उन नामों में से आपको पेड़ों के नाम ढूंढकर लिखने हैं। ठीक है, जैसे एक तो आपके पास हो गया आम। ठीक है, यहाँ नीचे भी आपको उत्तर इनके मिल जाएंगे। आम लिख लिया, पीपल भी हमें दिया गया है, गणपति, कलापी और टहलराम में से अगर हम इसमें से प ले लिया, इसमें से पी ले लिया और इसमें से ल, तो बन गया पीपल। अब अगला शब्द है, अगला पेड़ है नीम। तो नीम कैसे बनेगा? अगर हम बेनी माधव का नी ले लें और मदन का म ले लें तो क्या बन जाएगा? नीम। ठीक है, फिर अगला देखिए, शीशम बनाना है हमें। शीशम, तो शीशम कैसे बनेगा? अगर हम काशीराम का शी ले लें और यशपाल का श ले लें और टहलराम का म ले लें तो क्या बन जाएगा? शीशम। ठीक है, फिर अगला पेड़ है जामुन का। तो जामुन का पेड़ कैसे बनेगा? जामुन का बनेगा अगर हम गिरिजा शंकर का जा ले लें, मुरलीधर का मुंह ले लें और मदन का न ले लें तो क्या बन जाएगा? जामुन। फिर अगला पेड़ है बबूल का। बबूल कैसे बनेगा? अगर हम खूबलाल का ब ले लें, बाबूलाल का बू ले लें और बाबूलाल का ही ल ले लें तो बन जाएगा बबूल। अगला पेड़ है कटहल। तो कटहल कैसे बनेगा? अगर हम कलापी का क ले लें और टहल राम का टहल ले लें तो बन जाएगा कटहल। ठीक है, अगला पेड़ है महुआ। तो महुआ कैसे बनेगा? अगर हम म किससे लें? अगर हम घनश्याम का म ले लें और खूबलाल का हू ले लें और आम का आ ले लें तो बन जाएगा महुआ। ठीक है, फिर अगला है बेल। तो बेल कैसे बनेगा? अगर हम अगर हम बेनी माधव का बे ले लें और बेनी माधव का बे और यशपाल का ल ले लें तो बन जाएगा बेल। फिर अगला है इमली का पेड़। इमली कैसे बनेगा? अगर हम अ, ईलाचंद का ई ले लें, ठीक है, मदन का म ले लें और मुरलीधर का ली ले लें तो क्या बन जाएगा? इमली। ठीक है, इमली बन गया। फिर है बरगद। बरगद कैसे बनेगा? अगर हम खूबलाल का ब ले लें, र किससे लेंगे? बरगद। र अगर हम मुरलीधर से ले लें बन गया बर। ग गणपति का ले लें ग, और फिर द किससे लेंगे हम? द हम लेंगे
मदन का, तो क्या बन जाएगा? बरगद। फिर अगला है कदम्ब। कदम्ब कैसे बनेगा? अगर हम कलापी का ही क ले लें, ठीक है, और द द कहाँ से लेंगे हम? दंड का द ले लें बिंदी वाला, और ब ले लें हम, ब लेंगे हम खूबलाल का, ठीक है, खूबलाल का ब ले लें तो बन जाएगा क द कदम्ब, ठीक है। तो इस तरह से हमें इन नामों में से 12 पेड़ों के नाम ढूंढकर लिखने हैं। और पहली पहेली का उत्तर तो हमने पहले ही लिख लिया था, पहले ही हल कर लिया था, 16,383, जो कि यहाँ पर भी आपको दिया गया है, ठीक है। कुल कितने आम थे? 16,383। यहाँ पाठ के अंत में 2 मेंढकों की यात्रा जापानी लोक कथा भी दी गई है। आप इस लोक कथा को जरूर पढ़िएगा और इस जापानी लोक कथा का आनंद लीजिएगा। आशा करती हूँ आपको इस पाठ के सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।